हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज है 26 अक्टूबर और हम लेकर आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। आप लोग चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टुडेज पर्सन इन न्यूज़ इज ऋषि सुनक। तो देखो यार, ये तो 2-3 दिन से बने हुए हैं ऑलरेडी, और 2-3 दिन से क्यों, महीने भर से ये बने हुए हैं न्यूज़ में। ही इज़ द पर्सन इन न्यूज़ फ्रॉम, मैं कह सकता हूँ पिछले 2-3 महीनों से, जब से बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन किया है तब से एटलीस्ट। बट नाउ अभी क्या हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के, ये आपको पता होगा। बट कुछ यूनिक हुआ है। एक तो यूनिक चीज़ आपने पता ही होगी कि ये पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, यूके के। ठीक है, इसके अलावा ये ही इज़ द ओनली वन प्राइम मिनिस्टर, ये पहली बार हुआ है यूके की हिस्ट्री में कि पहला कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई लीडर जो है वहाँ के मोनार्क से ज़्यादा रिच है। रिसेंटली ये बकिंगम पैलेस गए और प्रिंस चार्ल्स से इनकी मीटिंग हुई। वहाँ पर एक वीडियो इनकी, आई थिंक फोटो वायरल हुई उनसे हाथ मिलाते हुए, और जहाँ पर लिखा था कि दिस गाय इज रिचर देन द मोनार्क, ये किंग चार्ल्स से भी रिच हैं। ठीक है, एक ये उनके साथ यूनिक हुआ है। एक ये चीज़ यूनिक है, ये सिर्फ 42 ईयर्स के हैं और 210 साल में पहली बार इतना यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है यूके को। और कल माने 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दी थी, अपनी एड्रेस किया था अपने नेशन को। तो वहाँ पे इन्होंने एक बहुत वर्ड यूज़ किया अपने लिए काफ़ी, डॉन्टेड, दैट आई एम नॉट डॉन्टेड, आई एम नॉट डॉन्टेड, आई एम रेडी टू फाइट। तो बेसिकली जो लिस्ट ट्रस्ट ने भी आगे कहा था दैट आई एम द फाइटर, आई एम फाइटर, तो ऐसे इन्होंने कहा है कि आई एम नॉट डॉन्टेड, आई एम रेडी टू फाइट डिफिकल्ट डिसीजंस टू कम। तो इन्होंने भी ये कहा है कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ, इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन है, प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं उसको रिवाइव करूँगा। और लिस्ट ट्रस्ट का भी इन्होंने जिक्र किया है कि काफ़ी ज़्यादा वो डेडिकेटेड थी, पैशनेट थी अपनी पोजीशन को लेकर, अपने काम को लेकर। बट बस कुछ चीज़ें गलत चली गई, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो अभी हुआ है इनके बीच में इंडिया वर्सेस पाक। क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, को क्रिकेट का मैच नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एक्चुअली हुआ क्या है। पाकिस्तान का क्लेम है, और मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पिंड कमेंट में लिंक है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि जो ऋषि सुनक हैं ये पाकिस्तान ओरिजिन है। ये क्या है, पाकिस्तान ओरिजिन, ना कि इंडियन ओरिजिन। अब ऐसा क्यों कहना है, देखिए इसके भी कुछ रीजंस हैं, और फैक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान ठीक भी है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया, उसके जो पंजाब था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जो पंजाब था, जो आज के किस में है, आज के पाकिस्तान में है, जो पंजाब आज के पाकिस्तान में है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। एक्चुअली ये बिलोंग नहीं करते हैं, इनका तो बर्थ भी यूके में ही हुआ है। ठीक है, इनका तो बर्थ भी यूके में ही हुआ है। बट इनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो, उनका बर्थ हुआ है किस में, पंजाब में, और जो आज के किस में है, पाकिस्तान में। ठीक है, बट अब पाकिस्तान का तो कहना है कि भाई ये तो हमारे यहाँ के हैं, हमारे ओरिजिन के हैं, ही इज़ नॉट इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये एक पाकिस्तान हिंदू हैं। बट देखो हुआ होता क्या है, अब मैं आपको बातें बताता हूँ। पाकिस्तान बाद में बना, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो पाकिस्तान बाद में बना, तो ऑटोमेटिकली, पाकिस्तान जब नहीं था तो ऑटोमेटिकली जो एरिया पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो 1947 से पहले इंडिया का पार्ट था। तो वहाँ का कोई भी चीज़ होगी वहाँ से जुड़ी हुई, इस टाइम से पहले उस रीजन से जुड़ी हुई जो आज के पाकिस्तान में है, वो ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएगी। कैसे, जैसे हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो की, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ये सब किसके हैं, ये इंडिया के हैं। ये क्या है, इंडिया के। अब कई ऐसे और कोई पर्सनैलिटीज़ और भी रही हैं, इंडिया की पर्सनैलिटीज़ रही हैं, जिनका जन्म आज के पाकिस्तान की ज़मीन पर हुआ है, जो ज़मीन आज की पाकिस्तान है उस पर हुआ है, बट वो इंडियन कहलाते हैं। इंडिया ही उनको एज अ फ्रीडम फाइटर्स भी देखती है, पाकिस्तान में उनका जिक्र भी नहीं होता। तो जब इतना है कि इंडिया ही उनको रिकॉग्नाइज करती है, उन सब चीज़ों को अपना बताती है, पाकिस्तान तब कहाँ होता है,
तो अब वो पाकिस्तान ये निकल के आ रहा है, और पाकिस्तान जैसा देश जो अपनी हिंदू माइनॉरिटीज़ पर उनके मतलब उन्हें कोई राइट्स नहीं देता, उनके मंदिर तोड़ता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने ही देश में इग्नोरेंट बिहेवियर रखता है, ठीक है? इतना कुछ होने के बाद भी ये एक हिंदू को क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, अब ये हमारा है। पर ठीक है, कटते रहो, क्या मिलेगा? ये तो थी बात इंडिया वर्सेस पाक की, ठीक है? अब मैटर आता है जो इंडिया में सिनेरियो चल रहा है इनको लेकर। तो बेसिकली इसमें कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं न्यूज़पेपर में, मैं वो यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली इसमें ये है कि व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया, कि एक बंदा जो यूके जैसी कंट्री में, एक ऐसा नेशन जो जो बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ व्हाइटिज़्म को फ़ॉलो करता है, ठीक है? जिसने दुनिया भर में व्हाइट सुपीरियॉरिटी को प्रमोट किया है। एक ऐसा देश जहाँ पर इस माइंडसेट से निकल के आया है कि वो एक नॉन व्हाइट को अपना अपना लीडर बना रहा है। इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं? अब देखो, कहीं न कहीं बात सोनिया गांधी के लिए हो रही है ना? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ठीक है? तो क्या है, सिनेरियो क्या है आज का, कि हर जगह इस बारे में बात होती है, जब भी इंडियन पॉलिटिक्स की बात आती है, तो कहते हैं इटालियन है, इटालियन है। इंडिया को इसके ऊपर प्राउड करना चाहिए, और एक्चुअली जो जो ओरिजिन है उनका, देखो राहुल गांधी हों चाहे सोनिया गांधी हों, ये है तो इंडियन, ठीक है? और इनफैक्ट राहुल गांधी का तो बर्थ भी इंडिया में हुआ है, उनके तो फादर भी इंडियन थे, तो राहुल गांधी तो हैं ही इंडियन ओरिजिन, ठीक है? बट जस्ट बिकॉज़ उनकी मदर इटली से हैं, उनकी मदर इटली से हैं, तो इसलिए उनको इटालियन कहा जाता है। अब देखो, जब हम दुनिया भर में बात कर रहे हैं कि ऋषि सुनक बने, प्राउड कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टाइम पे क्या हो जाता है? ठीक है, अब इनकी सिस्टर भी आई हैं, इन इन लोगों के टाइम पे क्या हो जाता है? तो इसलिए इंडिया को अब उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड पावर, एक ग्लोबल पावर बन के आना है ना, तो सेक्युलरिज्म उसको प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इस पे कई सारी दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि जब जो है ओपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी इस तरीके से करती है, वो उनको डिमोटिवेट करती है, और एक जो मेजॉरिटेरिज्म है उसको प्रमोट करती है, ठीक है? बट वहीं पर बीजेपी की तरफ से कहना है कि कोई ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा देश प्रॉपर सेक्युलर है, हमें 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट मिले हैं, 1 सिख प्राइम मिनिस्टर मिला है, वो भी 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। बीजेपी को प्रॉब्लम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं है, उन चीज़ों से है जो ये करते हैं। जैसे सोनिया गांधी है, इन्होंने इंडिया में आने के बाद कई सालों तक इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं ली थी। अब वो वैसे तो देखो, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो वो इनके पर्सनल कुछ रीज़न्स होंगे, कुछ इनके होंगे पर्सनल कारण, इनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बट आज बीजेपी इस बात को यूज़ कर रही है पॉलिटिकली, कि इंडिया को लेकर इनके दिल में कुछ नहीं है। होता तो ये सिटीज़नशिप को बनाना करते कि हमें सिटीज़नशिप नहीं चाहिए। तो सोनिया गांधी ने शादी के बाद कुछ सालों तक सिटीज़नशिप को क्या करा था? उसको अवॉइड किया था, उसको नहीं लिया था। एंड यूनाइटेड किंगडम इज़ नॉट द अलोन नेशन जहाँ पर एक लीडर जो है वो बना है, कौन? इंडियन ओरिजिन बना है, नहीं। ऐसे और कई देश हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन है। इंडोनेशिया, ओके ओके, मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी बात यह है कि एक एडिटोरियल है इनके ऊपर। अब क्या है, हालांकि एक एडिटोरियल नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, 2 एडिटोरियल हैं और 6-7 आर्टिकल इनके ऊपर आए हैं। कई सारे पेजेस पर, पेज नंबर 1 पर, 8 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 14 पर, कई सारे पेजेस पर ऋषि सुनक के बारे में न्यूज़ है। बट जो उसमें से रिलेवेंट है वो छाँट के मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो एक इनके ऊपर ना एक टैगलाइन दी गई है, एक्चुअली एक एडिटोरियल है, ठीक है? तो उसके ऊपर इनको कहा गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब आपको पता होगा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये कहा जाता है उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उनके ऊपर बाकायदा एक बुक भी लिखी है, ठीक है? उनके जो उनके एडवाइज़र थे मनमोहन सिंह के, उन्होंने ही ये किताब लिखी थी, और बहुत बढ़िया बुक है ये। इसके ऊपर मूवी बनी है जो अनुपम खेर ने उसको उनका किरदार निभाया है, आप ज़रूर देखिएगा, आई रेफर टू दैट मूवी। तो बेसिकली इनको उस
से कंपेयर किया गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से, कि कैसे एक इस्तीफा देता है, उसके बाद जो दूसरा बन के आता है उसका टेन्योर अच्छा नहीं रहता, ठीक है, वो पावर से हटता है, उसके बाद उसके बाद नॉमिनेट दोबारा करते हैं, तो उसमें जो बाकी की नॉमिनेशंस होते हैं वो हार जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, ये है कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी से। अब मैटर ये आया कि अप्लाई करना था इन लोगों को, एक टाइम दे रखा था, उसमें अलग-अलग जो कंज़र्वेटिव पार्टी के मेंबर्स थे, एमपीज़ थे, उनको अप्लाई करना था। अब अप्लाई करने में क्या करना था? उनको अपना नॉमिनेट करना था और 100 एट लीस्ट 100 जो मेंबर्स थे, मेंबर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ कंज़र्वेटिव पार्टी, जो एट लीस्ट 100 मेंबर ऑफ कंज़र्वेटिव पार्टी के थे, उनको सपोर्ट करना था। उनका सपोर्ट मिलते ही हो जाता। तो कई और ऐसे थे, जैसे पेनी थी, ठीक है? और भी ऐसे कई थे, जो जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, बट सिर्फ़ उसमें से ऋषि सुनक ही थे, जिनको 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिला। तो ये ऑटोमैटिकली प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो काफ़ी सारे इनके साथ स्टांस अच्छे रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने 42 इयर्स की एज में सिर्फ़, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं 210 साल की एज में। एक और एडिटोरियल है इनके ऊपर, जिसमें एक इनको किससे कंपेयर किया गया है, बराक ओबामा से। अब रिसेंटली हुआ क्या है, जो बाइडेन ने इनको मुबारकबाद दी है अपने एक क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो बाइडेन ने कहा कि रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी है, तो एकदम से हूटिंग मच गई पूरे पूरे उसमें। जो एक वो था, क्या कह सकते हैं, एक ऑडिटोरियम था, एक जो वो पूरा हॉल था जहाँ पर वो स्पीच दे रहे थे, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि एक पोडियम पे खड़े हो जाते हैं और पीछे व्हाइट हाउस लिखा होता है। तो वो जो स्पेस है, वहाँ पर उन्होंने वो स्पीच दी है अपनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और उसमें इन्होंने ज़िक्र किया है ऋषि सुनक का। अब एकदम से इनके नाम लेते ही हूटिंग शुरू हो गई, और सब सब चिल्लाने लगे और हँसने लगे, मतलब स्माइल देने लगे ऑब्वियसली। तो इनको इ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, बट इनको बराक ओबामा से कंपेयर किया गया। कैसे? एक तो बराक ओबामा, जो कि ऑब्वियसली बराक ओबामा कंज़र्वेटिव पार्टी के नहीं थे, तो इन्होंने तो एक काम और बढ़ के किया है कि कंज़र्वेटिव पार्टी जैसी, जो एक कहते हैं ना कि काफ़ी लिबरल होती है और काफ़ी उसमें कट्टर लोग होते हैं, ऐसी पार्टी से निकल कर आए ये, और प्राइम मिनिस्टर बने। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ़िस होता है, ये उसको सँभालेंगे। जो सीनियर मोस्ट मैं कह सकता हूँ, जो मतलब टॉप मोस्ट पोज़ीशन है, उसको ये हैंडल करेंगे, पूरा देश चलाएँगे। कंज़र्वेटिव पार्टी से निकल के आए हैं, ठीक है? तो इस बात पे भी जो बाइडेन ने टिप्पणी ली, क्योंकि कंज़र्वेटिव पार्टी जो यूके में है, उसमें ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है? तो उसपे उन्होंने टिप्पणी ली कि देखो कंज़र्वेटिव पार्टी दुनिया भर की क्या कर रही है और हमारे यहाँ की कैसी है, ठीक है? बट बराक ओबामा से कैसे कंपेयर किया गया है? बराक ओबामा से कंपेयर करते हुए ये इंडियंस के लिए कहा है कि इंडियंस में ना काफ़ी खुशी है। इंडियंस में काफ़ी खुशी है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, देखो इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बन गया। बट क्या इससे वाक़ई में हमें कुछ फ़ायदा है? हमें क्या वाक़ई में इससे कुछ फ़ायदा है? अब आप एक बात देखो, ये ऋषि सुनक जो हैं, ये उतने ही इंडियन हैं, ये उतने ही इंडियन हैं जितने बराक ओबामा केन्यानियन थे, ठीक है? वो केन्या से थे। बराक ओबामा केन्या से थे। एक्चुअली केन्या से नहीं थे, वो भी यूएस के ही सिटीज़न थे, बट जो उनका ओरिजिन था, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था, वो केन्या का था, ठीक है? तो वो भी इतने ही, जो ऋषि सुनक हैं, वो भी इतने ही इंडियन ओरिजिन हैं, जितने जो बराक ओबामा थे, वो क्या थे? केन्यन थे। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक लाइन कही है कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। यार हमें इनके उससे बनने का क्या फ़ायदा? हम ये कह सकते हैं कि देखो इंडियंस कितने इंटेलिजेंट हैं, दुनिया भर में जाके नाम रोशन कर रहे हैं, इतना ही है बस। इससे इंडिया को पर्सनली कोई फ़ायदा थोड़ी है, ये इंडिया के लिए थोड़ी ना कुछ काम कर देंगे। ये एट द एंड यूके के ही प्राइम मिनिस्टर हैं और यूके के लिए ही काम करेंगे। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो इंडियंस को जल्द से जल्द इस बात से ना मूव ऑन कर लेना चाहिए कि ये इंडियन ओरिजिन है और एक इंडिया का बंदा बैठ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूके का ही बंदा बैठा है, ये यूके के लिए ही सर्विस करेगा, ही इज़ द सर्वेंट एंड ही इज़ सर्विंग हिज़ नेशन, ठीक है? अब इन्होंने भी ये कहा है कि 6 दिन के अंदर-अंदर 6 डेज़ में, विदिन 6 डेज़ ये क्या करेंगे, अपना फिज़िकल पॉलिसी लेकर आएँगे।
अपना फिजिकल प्लान जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पर यूके में यही है, फिजिकल प्लान। जो मिनी बजट वो लेकर आई थी उसने तो काम तमाम कर दिया पूरे यूके का। ये फिजिकल प्लान है, ये लेकर आएंगे। और इनके जब जब से न्यूज़ आई है कि ये अब जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये पहले तो न्यूज़ थी कि अब ये बनेंगे और किसी को जो है 100 का सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद ये बन भी गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। जो लंदन है उसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है, इन्वेस्टर्स रुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को भी पता है कि यार अब एक ढंग का आदमी आ गया तो कुछ तो अब होएगा। ठीक, तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छा होने वाला है। इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि माइंडसेट सिर्फ़ एशियंस का खराब है या हम ही सेक्युलर नहीं है, वो तो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? वहाँ भी ऐसे कई लोग हैं आज भी जो एक रेसिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो उस वो रेसिज़्म की नज़रों से ऋषि सुनक को देख रहे हैं। ठीक है? तो इनकी जर्नी काफ़ी टफ़ होगी। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, आज आज है 26 ऑफ अक्टूबर। इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है 26 ऑफ अक्टूबर। यही वो दिन है जिस दिन पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। हुआ क्या था, जो महाराजा ऑफ कश्मीर और जम्मू थे, जो जेएनके, जो आज का जेएनके है, उसके जो महाराज थे, उन्होंने साइन किया था किसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हुआ क्या था, पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने कश्मीर पे अटैक किया था कि अब कश्मीर हमारा है। तब इन्होंने अप्रोच किया था किसको, इंडिया को। इससे पहले रिसेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने अप्रोच किया था किसको, कश्मीर को। एक्चुअली इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने पूरे इंडिया को किया था यूनाइट। बट सिर्फ एक चीज़, एक जगह थी जो इन्होंने छोड़ दी थी। कौन सी? वो जवाहरलाल नेहरू पे छोड़ दी थी, कश्मीर, कि वो ये कर लेंगे। नेहरू ने खुद कहा था कि कश्मीर को तो हम देख लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। बट देखो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो 26 अक्टूबर 1947 को होता क्या है, पाकिस्तान की आर्मी जब अटैक करती है तो उस दिन ये क्या, एक्चुअली एक दिन की बात नहीं है, ये 3-4 दिन की बात है। तो ये इंडिया को अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि आप हमें बचाओ। तो इंडिया कहती है कि आप हमसे जुड़ जाओ, हम बचा लेंगे। तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम जुड़ने को तैयार हैं। और 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के साथ। और वहीं से स्टार्ट होती है वॉर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, 1947 से लेकर 1948 तक की। ठीक है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट वहीं राइज होता है। तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट दिन है इंडिया की हिस्ट्री का। तो आज हम डिस्कस क्या कर रहे होंगे? हम सबसे पहले ऋषि सुनक, देखो यार ऋषि सुनक के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता और हमें कुछ करना चाहिए। पूरे न्यूज़पेपर में यही हैं, पूरे के पूरे। ये 3 इनके ऊपर एडिटोरियल्स हैं और अराउंड 6 के आसपास इनके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं। ठीक है, न्यूज़ है इनके ऊपर 6। और इनकी जो है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह को देखा जा रहा है और इनकी सिचुएशन जो है वो देखी जा रही है। जैसे कि आप एक ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, ये इनकी सिचुएशन दिखाई जा रही है जिस टाइम पर ऋषि सुनक ने हैंडल किया है अपना ऑफिस, इस पोस्ट को संभाला है, उस टाइम पर क्या सिचुएशन है। जो इन्फ्लेशन है वो इस लेवल पर है, आप देख लो। मतलब इसमें क्या ही अलग दिखाऊं मैं, यहाँ से यहाँ इन्फ्लेशन मायने रखती है, इतनी इन्फ्लेशन। ठीक है, इतनी ज़्यादा। और इनकी जीडीपी कैसे स्लो डाउन तो हुई हुई है, स्टैग्नेंट तो हुई है, साथ ही साथ गिरी है। सीधी-सीधी इनकी इन्फ्लेशन, जो सॉरी जीडीपी है वो नीचे गई है इंडिया की। इंडिया ने तभी इसको सरपास भी किया है। इंडिया की बढ़ी है, इनकी कम हुई है, तभी इंडिया इतने कम टाइम में यूके को सरपास कर पाया। किसमें? जीडीपी में। आपको पता ही होगा जो जीडीपी एमपी है, ठीक है, जीडीपी एमपी, उसमें इंडिया ने यूके को रिसेंटली सरपास किया है। मैंने अपने एनालिसिस में इसको कवर भी किया है, आप देख लेना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन है और वही रेसिज़्म के ऊपर है और इंडिया की जो सिचुएशन है, जो बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन है उसके ऊपर है। कुछ जो हम शॉर्ट में फ़िल्टर करके हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस करना ठीक भी नहीं है। तो अब बात करेंगे हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हम डिस्कस 4 चीज़ों के ऊपर हम अब करेंगे।
पहला क्या है, दिल्ली एयर क्वालिटी, काफ़ी एक अच्छी और कह सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ है दिल्ली एयर क्वालिटी के ऊपर। आपको लग रहा होगा देख के कि यार अभी पोस्ट दिवाली पीरियड है, अभी भी दिवाली ख़त्म हुई है, ठीक है, 1 दिन हुआ है दिवाली ख़त्म हुए हुए, अब क्या हो सकता है? तो देखो, एक अच्छी और डेवलपमेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर हम पढ़ रहे होंगे। चाइना एनवॉय की स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है चाइना के एक एनवॉय की, इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर, ठीक है। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, तो अभी ये भी आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है और कैसे वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाया, ठीक है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए इसमें क्या खराबी है, क्या है, इसके ऊपर एक एडिटोरियल हम पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज द एडिटोरियल। और इसरो का अचीवमेंट, उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ यार आपने पढ़ लिया होगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया फेस्टिवल्स की वजह से, बट अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिस्कस करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसरो के, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लाइट मारेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेपर, बट उससे पहले क्वेश्चन फॉर ऑल। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जैसे अभी आजकल की जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, जो क्वेश्चंस, जो बातें आजकल अराइज हो रही हैं ऋषि सुनक को लेकर, ठीक है, उनके यूके के प्राइम मिनिस्टर को बनने को लेकर, तो इसी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा चीज़ है, इंडियन ओरिजिन लीडर, इंडियन ओरिजिन लीडर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या, कि विच नेशन अमंग देम हैव नॉट एन इंडियन ओरिजिन लीडरशिप, ठीक है। तो इनमें से ये 4 देश हैं, इनमें से कौन सा एक देश बताना है जिसमें इंडियन ओरिजिन लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर, तो ये जो लीडर हैं ये नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। अब देखो, दुनिया में ऐसे काफ़ी कम देश हैं जिसके कैबिनेट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडियंस नहीं हैं, ठीक है, दुनिया भर में आप देखो, यूएस को देखो, तो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, कमला हैरिस, ठीक है, कमला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडियंस हर जगह हैं, बट अगर मैं बात करूं कि मेन पोजीशन, टॉप पोजीशन, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसी और कौन से देश हैं, और मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि नॉट ओनली यूएस और यूके जिनके पास इतने टॉप पोजीशन पर लीडर्स हैं, और भी ऐसे कई देश हैं जिनमें ये पोजीशन है। इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसमें इंडियन ओरिजिन लीडर नहीं है? और मैं आपको बता दूं, वो जो देश है उसमें भले ही एक इंडियन ओरिजिन नहीं है, बट उसमें कई सारे पोस्ट, जो कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स होती हैं, पॉलिसी मेकिंग की पोस्ट्स होती हैं, ठीक है, ऐसी पोस्ट इंडियन ओरिजिन के हाथों में है। तो आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशियस, गयाना, केन्या और सुरीनेम, ठीक है। आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर। नाउ आएंगे अपनी पहली न्यूज़ पर, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसके ऊपर। तो देखो यार, जब भी दीपावली होती है, ठीक है, उसके अगले दिन ना एकदम से एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लोग इतने फायर क्रैकर्स को यूज़ करते हैं कि जो नेक्स्ट डे जो एयर क्वालिटी होती है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। और दिल्ली तो फेमस है जो उसकी एयर क्वालिटी है उसके लिए, जो वहाँ पर स्मॉग है, जो वहाँ पॉल्यूशन है, उसको लेकर दिल्ली वैसे भी फेमस है। तो हर साल क्या होता है ना, हर साल क्या होता है, दिवाली होती है और नेक्स्ट डे फिर से उसकी जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको नापा जाता है। तो उसमें हर साल पोस्ट दिल्ली, पोस्ट दीपावली और प्री दीपावली की सिचुएशन को मेजर किया जाता है, जिसमें दीपावली के बाद की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब निकल कर आती है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि पोस्ट दिल्ली हैज़ इट्स क्लीनेस्ट एयर सिंस 2015। तो पोस्ट दीपावली, दीपावली के बाद भी देखा जा रहा है कि जो 2015, 2015 के बाद, एक्चुअली बाद नहीं, कि 2015 को इससे पहले 2015 को सबसे कम थी क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, ठीक है, सबसे कम थी, और इस बार देखी गई है सबसे कम, ठीक है। और एक बताया जा रहा है विंड इसका फैक्टर है, एक आध फैक्टर और बताए जा रहे हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2015 में देखा जा रहा है कि 343 था, और अब ये दिवाली से पहले का है, दिवाली डे का, ठीक है। दिवाली के बाद एकदम से देखो उसमें कितना इंक्रीज आया, लगभग 17 पॉइंट्स का इंक्रीज।
ऐसे ही देखा गया, इसमें देखो कितने पॉइंट्स का इंक्रीज आया, ठीक है। इसमें देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स का इंक्रीज है, अराउंड 90 पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया इसमें। तो यही सब देखा जा रहा है कि जब भी दिवाली होती है और उससे अगले दिन कैसे वो एकदम से मीटर बढ़ जाता है। बट इस साल कुछ यूनिक हुआ, इस साल कुछ यूनिक हुआ। इस साल 2000 क्या नाम है 2022 में जो 312 था दिवाली के टाइम पर, वो फायर क्रैकर्स यूज करने के बाद पोस्ट दिवाली में आते आते 303 हो गया, 303 हो गया। अब ऑब्वियसली ये मैन मेड रीजन तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा मैन मेड रीजन है कि फायर क्रैकर्स यूज नहीं हुए या कुछ नहीं, नहीं। अगर फायर क्रैकर्स भी यूज ना होते, मान लो, जो कि ऐसा है नहीं, हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर, बट फिर भी फायर क्रैकर्स काफी हद तक यूज हुए हैं। और अगर ना हुए होते तो भी कम तो नहीं होता, बराबर रहता, ठीक है। तो ये काफी देखा जा रहा है कि एक फैक्टर है, कौन सा, क्या फैक्टर है, मीटियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, ये एक फैक्टर है मीटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसकी वजह से देखा जा रहा है जो विंड का फैक्टर है, ठीक है, विंड। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है। और आज तक सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर देखा गया है तो 462, और दिल्ली इज़ द मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटी और स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई AQI देखा गया है आज तक, ह्यूमन हिस्ट्री में इंडिया में आज तक सबसे ज़्यादा AQI देखा गया है तो वो 462 का देखा गया है दिल्ली में। और इस बार दिल्ली ने काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट किया है 303 पर आकर, ठीक है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि काफ़ी सालों से हम इस कंडीशन पर नहीं आए थे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, जो एक इमेज है, जो एक क्या नाम है, इमेज वायरल हो रही है, वो ये है कि ये जो था कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो 2021 और 2021 और 2022 में कैसा है। ये सिग्नेचर ब्रिज है, ये सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली का। तो इस पे देखा जा रहा है कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई है दिल्ली में। बट द प्रॉब्लम सिचुएशन इज कि क्या ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। तो देखो, परमानेंट टेम्परेरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी के लिए ये क्वालिटी सही है। अगर गवर्नमेंट सही स्टेप्स उठाती है और लोग भी सही से काम करते हैं, सही से चलते हैं, ठीक है, और इवन जैसी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि एयर क्वालिटी परमानेंटली कम हो जाए, ठीक है। 365 दिखा रहा है और पहले 600 से ऊपर था, अभी 350 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है ये, ठीक है। अब एक चीज़ जो और बताई जा रही है कि 150 150 जो वाटर स्प्रे टैंक्स हैं, जो 150 वाटर स्प्रे टैंक्स हैं, वो पूरे दिल्ली में रोल आउट किए जा रहे हैं। पूरे दिल्ली में 150 वाटर एयर टैंक्स जो हैं वो चल रहे हैं, वाटर टैंक्स, स्प्रे टैंक्स, ठीक है। और ये मैंने अपनी पिछली लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो और ज़्यादा चलाएगी। उन्होंने कुछ चलाए थे, 10-15 के आसपास उन्होंने चलाए थे, और अब वो बढ़कर 150 हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है दिल्ली की इस क्वालिटी का। आप देखो फोटो में, आपको फोटो में दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्लियर है। एटलीस्ट पिछले ही साल से, कोई ज़्यादा 10-15 साल पुरानी बात तो है नहीं, पिछले ही साल से कितना क्लियर है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट न्यूज़ है। नाउ रिसेंटली हुआ क्या है, दिस गाय सन वेडोंग, ये एक चाइनीज एनवॉय थे इंडिया में, ठीक है। ही इज एन डिप्लोमेट ऑफ चाइना सर्विंग इन इंडिया। तो रिसेंटली इनका ना ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। इनका फेयरवेल हुआ है इंडिया से। तो इन्होंने अपनी फेयरवेल में कहा है, दे लेट्स नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, सेज चाइनीज एनवॉय। तो बेसिकली अपनी फेयरवेल स्पीच में इन्होंने कहा है, दो तीन बातों को छेड़ा है। पहली चीज़ तो इन्होंने इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में छेड़ी है कि ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब कहते हैं कि 21st सेंचुरी जो है, जो 21st सेंचुरी है वो क्या है, वो एशियन सेंचुरी है। अभी 21st सेंचुरी को 21 साल ही कंप्लीट हुए हैं, 2022 चल रहा है, चलो 22 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अभी कितने बाकी हैं, अभी 78 बाकी हैं, ठीक है, 78 ईयर्स बाकी हैं। तो ये जो एशियन सेंचुरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया और चाइना दोनों के लिए,
ठीक है, और इंडिया और चाइना एक इम्पॉर्टेंट नेबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल डिफरेंसेस हैं, बट इंडिया और चाइना के कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, उनके अ, जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो तो डिफरेंट हैं, बट जो उनका विजन है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो क्या है? वो कॉमन है। वो उनका इंटरेस्ट कॉमन है, और जो उनके डिफरेंसेस हैं, उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया और चाइना दोनों ही जो उनके डिफरेंसेस हैं, वो उससे बढ़कर अपने किसको सिमिलैरिटीज़ को मानेंगे। जो उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं डिफरेंसेस से। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें भी कही हैं, और उन्होंने वीज़ा का टॉपिक छेड़ा है कि कैसे चाइना जो है इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ को प्रमोट कर रहा है और ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। ठीक है, इन सब बातों को छेड़ा है, और थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताई है कि इतने हमने कर दिए हैं, इतने का हमारा टारगेट है। 1800 वीज़ाज़ उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को इश्यू कर दिए हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी हम वीज़ाज़ एक्सचेंज करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। अब जो इन्होंने बात कही है, वो आती है इंटरफेयर वाली, ठीक है, इंटरफेयर। तो देखो, लेट्स नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो इंटरफेयर से इनका मतलब इंटरनल अफेयर्स, इनका मतलब है ताइवान के मुद्दे से, ठीक है। इनका मैटर है ताइवान। अब देखो, कहीं ना कहीं चाइना भी देख रहा है, अगर दुनिया इंडिया को देख रही है कि वो चाइना को टैकल कर सकता है, तो चाइना को भी पता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया की वजह से आएगी, ठीक है, ताइवान में। क्योंकि इंडिया एकदम बॉर्डर पे है चाइना के, कभी भी ताइवान पे कोई इशू होता है तो चाइना उसको देखेगा, ठीक है। कोई भी कुछ भी होता है तो इंडिया कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा यूएस के इन्फ्लुएंस में आके। तो कहीं ना कहीं इनका कहने का यही था कि अपने अपने इंटरनल मैटर्स को अपने अपने पास रखते हैं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडिया का इंटरनल मैटर कश्मीर, तो अगर कल को कश्मीर में तुम्हारे साथ मतलब कश्मीर को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है किसके साथ? ताइवान के साथ, तो वहाँ इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटरनल मैटर को दूर रखने की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने यूएस को भी बीच में लपेटा है। यूएस को इन्होंने कहा है कि यूएस एक वेस्टर्न कंट्री है, और अगर हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में दोनों में से एक भी देश अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए एशियन सेंचुरी को ग्रैब करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे कॉमन है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, नेचुरल डिफरेंसेस हैं, वो एक अलग मैटर है, वो हमारे रिलेशंस में हर्डल नहीं बनना चाहिए, ठीक। नाउ एन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, जो GS3 का है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, उससे लिंक्ड करता है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं GS2 के, ठीक है। नाउ स्टिल ग्रे, तो आपको पता होगा जो पाकिस्तान है वो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये एक जॉइंट ग्रुप है जो बनाया गया है इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी है बेसिकली। जो क्यों बनाया गया है? FATF ये बनाया गया है उन कंट्रीज को टैकल करने के लिए, उन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाने के लिए जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं फाइनेंशियली, जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं फाइनेंशियली। तो काफ़ी सालों से जो ये पाकिस्तान है वो इनकी ग्रे लिस्ट में था। अब देखो इनकी ना लिस्ट होती है एक, ठीक है, इनकी एक तो होती है वाइट लिस्ट, फिर आती है इनकी ग्रे लिस्ट, और फिर आती है ब्लैक लिस्ट। तो वाइट लिस्ट में वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं, यकीन करने लायक होते हैं, जो बिल्कुल एंटी टेररिज्म कंट्रीज होती हैं, जो खुद उसकी टेररिज्म की भुक्तभोगी होती हैं, ठीक है, वो कंट्रीज होती हैं। वाइट में हमारा प्यारा भारत भी आता है, यूएस आता है, तो ऐसे देश आते हैं जो कहीं ना कहीं टेररिज्म से बचते हैं। फिर आती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो होते हैं जिन पर शक होता है, या जहाँ पर टेरर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, बट सरकार उनको फुल्ली प्रमोट नहीं करती टेररिस्ट एक्टिविटीज को। फिर आती है ब्लैक लिस्ट, जहाँ पर सरकार या तो खुद ही टेररिस्ट होती है, मोनार्क होती है, वहाँ पे मतलब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपरली आर्मी में टेररिज्म होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तालिबान की, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा दिमाग में आने वाला यही होता है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट, तालिबान। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल करती हैं, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क फोर्स है,
वो पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी सालों से ग्रे लिस्ट में डाल रखा था। किसमें? ग्रे लिस्ट में। अब ग्रे लिस्ट में होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है ना, व्हाइट लिस्ट जो होती है ना, उनको इसमें कुछ देखा नहीं जाता, बट जो ग्रे लिस्ट होती हैं उनको जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। थोड़े बहुत कहते हैं कि उनके ऊपर जो ग्रे लिस्ट की कंट्रीज़ होती हैं ना, वो लोन नहीं उठा पाती आसानी से। उनके ऊपर कई सारे जो है प्रेशर डाले जाते हैं। ओ, कई सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, कई सारे टर्म्स होती हैं, ठीक है? उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं लोन उठाने के। तो इसलिए ये फाइनेंस को अच्छे से नहीं उठा पाती। तो इसलिए ये टेरर को फाइनेंस करना बंद करती हैं, कम करती हैं, जिसकी वजह से इनका अपना फाइनेंस भी निकले और जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो भी कम हो जाए। ठीक है? और अब आती है फिर ब्लैक लिस्ट। तो देखो जो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके ऊपर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, सैंक्शंस लगते हैं उनके ऊपर, ठीक है? जिसमें से एक आता है नॉर्थ कोरिया। देखो काफ़ी आयरनी है, देखो नॉर्थ कोरियन ज़्यादा जो है टेररिस्ट नहीं निकलते, बट नॉर्थ कोरिया पे एलिगेशन है कि टेररिस्ट को फंड करता है कई बार, कई देशों में जो नॉर्थ कोरिया के कह सकते हैं, जो जिनसे उनका टाइज़ नहीं है, जो उनके राइवल्स हैं, ठीक है? उनको चोट देने के लिए नॉर्थ कोरिया टेररिज्म प्रमोट करता है। ये नॉर्थ कोरिया पे आरोप लगता है, एलिगेशंस लगते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो देखो ये एक बहुत बड़ी हार है एक इंटरनेशनल बॉडी की, कि पाकिस्तान जैसा देश जिसको दुनिया जानती है कि वो कितने ज़्यादा प्रो टेररिस्ट कंट्री है। क्या है? प्रो टेररिस्ट कंट्री। और पाकिस्तान ने तो एक कॉन्सेप्ट भी चला रखा है, किसका? गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। अब गुड और बैड क्या है? वो गुड टेररिज्म है जो पाकिस्तान के साथ मिलके काम करता है, जो इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है, अफगानिस्तान पे अटैक करता है। और बैड टेररिज्म वो है जो पाकिस्तान पर भी अटैक करता है, ठीक है। तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स तक चला रखे हैं पाकिस्तान ने। अब मैटर क्या है? देखो मैटर ये है कि पाकिस्तान को हटाया गया ग्रे लिस्ट से। अब जो इस एडिटोरियल में डिस्कस नहीं किया गया, मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, देखा जा रहा है इमरान खान की सरकार थी। अब जब ये इमरान खान की सरकार थी ना, इस टाइम पर देखा गया कि किस तरीके से ग्रे लिस्ट में डाला गया था किसको? पाकिस्तान को। किसकी? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। जिसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या लोन्स लेने में प्रॉब्लम होने लगी, फंड्स उठाने में प्रॉब्लम होने लगी है। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो लॉस में जाने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है यूएस का हाथ। यूएस कहीं ना कहीं, जब इमरान खान जो कि एक एंटी यूएस प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो एंटी वेस्ट थे, ठीक है, जो प्रो चाइना थे, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और जब वो पावर से हट जाते हैं तब फिर से ग्रे लिस्ट से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि फ्री प्रैक्टिस नहीं है ये। जो अगर हम एफएटीएफ है या जो भी ऐसी कुछ और इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये कभी भी अपने इंटरेस्ट को चेंज कर सकती हैं। और खास करके यूएस, जिसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर है, यूएस के कई सारे एलाइज हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे एलाइज हैं जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ के टॉप में बैठे हैं। और अगर एफएटीएफ में देखा जाए तो मोर देन 60% ऐसे देश हैं जो यूएस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आते हैं। एलाइज की तो दूर की बात है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे यूके है, ठीक है, कोरिया, ठीक है, ऐसे देश जो डायरेक्ट यूएस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, यूएस की सुनते हैं, जो यूएस कहता है वो करते हैं, ठीक है, ऐसे देश। तो कहीं ना कहीं जब शरीफ की गवर्नमेंट आई है, ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है ये आई है, ये हुए हैं प्रो यूएस। अब प्रो यूएस, वैसे यूएस कर क्यों रहा है ये सब? F-16 के पैकेज जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, ये सब यूएस कर क्यों रहा है? यूएस को क्या मिलेगा? यूएस को मिलेगा इनको एंटी चाइना बनाकर। देखा जा रहा है कि किस तरीके से चाइना ने पूरा का पूरा इनको कैप्चर कर लिया था, पूरा का पूरा देखा जाए तो इनको अपने एलाइज बना लिया था, यूएस के खिलाफ खड़ा कर दिया था। अब इमरान खान की बात करें
तो इमरान खान बहुत ज़्यादा प्रो चाइना थे और एंटी यूएस थे, ठीक है। बट अब की जो गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस और एंटी चाइना है। बता चलो एंटी चाइना तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट अलाय करता है, बट अगर उनको मौका मिलेगा तो वो एंटी चाइना हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रो यूएस हैं। और यूएस को यही तो चाहिए, अपने पपेट्स तो बिठाने हैं दुनिया भर में यूएस को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से तो 39 मेंबर्स हैं, उसमें से अराउंड, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, अराउंड 20 तो हैं ही यूएस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब यूएस ने पाकिस्तान को निकाला है ग्रे लिस्ट से। अब इसमें प्रॉब्लम इंडिया को क्या है? इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि अब पाकिस्तान खुल के फंड्स लेगा। देखो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस हिसाब से उसको फंड लेने भी चाहिए, और इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो फंड लेता है, बट वो डायरेक्टली टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये एक प्रॉब्लमेटिक है, और आने वाले कुछ साल इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि परमानेंटली पाकिस्तान बाहर है, जब तक यूएस चाहेगा तब तक वो बाहर है। यस, और ये सच है, भले ही वो इंटरनेशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है एफएटीएफ, बट फिर भी यूएस के कंट्रोल में है, यूएस का इन्फ्लुएंस है, लीगली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। तो देखते हैं अब इंडिया के लिए क्या सिचुएशंस खड़ी होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ आएंगे अपने सवाल पर वापस, और मेरा सवाल ये था, विच नेशन अमंग देम हैव नॉट इंडियन ओरिजिन लीडर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लीडर की बात कर रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। आप इसको इससे मत समझ लेना कि उस देश के किसी भी उसमें एक इंडियन लीडर नहीं है, कोई उनका फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कोई ऐसा कोई इंडियन लीडर नहीं है, नहीं है। बट मैं हाँ बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, उनके चांसलर की, गवर्नर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मॉरिशियस, गाना, केन्या या सरीनेम। तो इसका सही आंसर है केन्या। केन्या के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, ठीक है, वो केन्या के ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी बात हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। कल मिलते हैं, कल सुबह नए पेपर के साथ। थैंक यू।